ओके प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सबको आने वाली रीट परीक्षा के लिए फर्स्ट ग्रेड, आपको पता है फर्स्ट ग्रेड की डेट भी आ गई। आज 2 अक्टूबर से फर्स्ट ग्रेड है। आप सबको सेकंड ग्रेड उसके बाद आएगी। रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, सीटेट, सभी भर्तियों के लिए बहुत मुबारकबाद, बेस्ट ऑफ लक। हम एक्चुअली आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूं तो बीच में आपको पता है 4-5 दिन नेट भी बंद रहा, तो हमने सोचा बहुत से बच्चों के पास नेट नहीं होगा तो बीच में कुछ हमने डाला नहीं। तो अब चिंता नहीं करें, अब परीक्षा तक में हो सकता है स्टूडियो से, नहीं तो फिर मैं अभी मैं गांव जाऊंगा तो मोबाइल से भी मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा और रोज मैं आपके लिए प्रश्न दूंगा। चिंता नहीं करें, बस आप अपना वादा वफा का निभाते रहें जैसा कि अब तक निभाते रहे हैं। उम्मीद करता हूं हम जरूर सफल होंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने एक महाशतक आपको बताया था, उसमें मैंने कवर किया था लर्निंग, बाल विकास, पर्सनैलिटी। ठीक है, आज हम जो कवर कर रहे हैं वो है इंटेलिजेंस, मेनली इंटेलिजेंस की चीजें रहेंगी। तो कुछ प्रश्न आपके लिए हैं, लगभग 50 प्रश्न हैं, तो देखते हैं कितना कर पाते हैं आज। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है, यानी दोनों की सेम आईक्यू है। रमन और अनमोल दोनों की बुद्धि लब्धि क्या है? एक ही है, और वो 120 है, यानी आईक्यू 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है, रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है, कितना है? 12 वर्ष का है, तो रमन की मानसिक आयु क्या होगी? चूंकि मैं लाइव नहीं हूं, आप केवल वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, इसलिए आपको सवाल नहीं, जवाब नहीं पूछूंगा। तो देखो यहां पे ध्यान देंगे, ये आईक्यू वाला पोर्शन है, उसमें से जरूर प्रश्न आपको पूछा जाएगा, तो गलती नहीं करनी है। हम सब जानते हैं बुद्धि लब्धि का सूत्र है MA बटा CA इंटू 100, जानते हैं ना, MA बटा CA इंटू 100। आप EQ का सूत्र भी जानते होंगे, EA बटा CA गुणा 100, एजुकेशनल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुणा 100। ये पिछड़े बालक के लिए जो हम EQ निकालते हैं उसका सूत्र है, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान देंगे आप, हम बात कर रहे हैं इसकी, MA बटा CA गुणा 100 IQ का सूत्र है। अब हमको यहां पे क्या करना है, हमको यहां पे ये क्या IQ का सूत्र है, IQ इक्वल्स टू MA अपॉन CA इंटू 100 है ना। IQ बराबर MA बटा CA गुणा 100। MA है मेंटल एज, CA है क्रोनोलॉजिकल एज, MA है मानसिक आयु, CA है वास्तविक आयु, तो ऊपर मानसिक आयु होगी। ओके, इस सवाल में IQ दे रखा है तो हम इसको भी कर सकते हैं। तो IQ का सूत्र है, तो IQ की जगह लिख दो 120। ओके, अब खास बात देखो क्या है, रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है और अनमोल कितना है? 12 वर्ष का है। तो अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन उससे 2 वर्ष छोटा है, इसलिए रमन कितना हो गया? 10 वर्ष का हो गया। 10 वर्ष का है, इसका मतलब 10 वर्ष रमन की वास्तविक आयु है, CA है। ओके, अब आपको बताना है रमन की मानसिक आयु क्या है। तो MA पूछा है, MA तो हम X ले लेंगे या फिर MA लिख सकते हो। CA हमको पता है, CA 12 वर्ष नहीं लिखनी है, जल्दबाजी में भी गलती करते हैं। CA तो 10 वर्ष है साहब, क्योंकि वो तो उससे 2 वर्ष छोटा है। तो X अपॉन 10 गुणा 100, ये आपका इक्वेशन बना। बोले बना कि नहीं बना? 120 बराबर X बटा 10 गुणा 100। आप इसको काट भी सकते हैं या फिर सीधा भी लिख सकते हैं। अगर काटा तो यहां 10 बच गया, तो इधर तो आ गया 10X, इधर आ गया 120, मतलब 10X बराबर 120 आया ना, 10X बराबर 120 आया। ओके, चलिए इसको मिटाता हूं मैं। ओके, 10 वर्ष उसकी आ गई ना MA। ओके, तो क्या हुआ, इधर 120 है, इधर 120 है। ओके, चलिए 120 है, उधर 10X है, तो ऐसा लिख सकते हैं 120 बराबर X गुणा 10, 10X है ना, नीचे वाला तो कट ही गया 10X। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10X बराबर 120। तो 10X बराबर 120 है, तो X बराबर कितना हो जाएगा? 120 बटा 10 हो जाएगा। 120 में बटा 10 है तो फिर कट गया और ये आ जाएगा 12। चूंकि आयु पूछी है इसलिए 12 वर्ष, आयु पूछी है इसलिए क्या हो जाएगा? 12 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष। बात समझ में आ गई आपको? IQ दे दी, ठीक है। MA पूछा है तो MA अपना आ गया 12 वर्ष, यानी मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, IQ 120 हो गई। तो पहला सवाल आपका क्लियर। नंबर 2, दूसरा सवाल, एक 5 वर्ष के बालक की शारीरिक आयु, बालक है यहां पे, एक 5 वर्ष के बालक की शारीरिक आयु
एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक, 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक क्या करता है, पढ़िए। 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक या बालिका 7 वर्षीय आयु वाले समान परीक्षण पदों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है, कर लेती है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो देखो, आपको भाषा को समझना होगा, परीक्षा में पता है ना, शब्दों से खेलना होगा। 5 वर्ष की शारीरिक आयु, इसका मतलब CA 5 है, ठीक है, और MA 7 है। 7 वर्षीय आयु वाले बालकों के परीक्षण को आंसर दे रहा है, इसका मतलब MA तो 7 है और CA 5 है, तो 7/5 गुणा 100 IQ आ जाएगा, आ जाएगी ना। तो 5 7 आप काटेंगे इसको, 20 140 IQ कितनी हो जाएगी? 140 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 A 140। तो इस तरह से आपको सवालों को करना है परीक्षा में। ओके, सवाल नंबर 3, तीसरा प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, SOI मॉडल भी कहते हैं इसको, SI मॉडल भी कहते हैं, इसके विषय वस्तु विमा में कौन सा शामिल नहीं है? आकृतिक, संज्ञान, सांकेतिक, शाब्दिक। तो देखो, यहां मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, गिलफोर्ड का मॉडल बहुत ही प्यारा सा मॉडल है, जिसमें हमको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो उन्होंने 3 विमाएं बताई, कितनी विमाएं बताई? 3 विमाएं। तो अक्सर इसमें कंफ्यूजन रहता है कि पहले कंटेंट्स लें, पहले विषय वस्तु लें। तो कंटेंट्स भी है, विषय वस्तु भी है, ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, पर ऐसा परीक्षा में प्रश्न आ ही जाए तो हमको सबसे पहले लेना है ऑपरेशंस। पहली विमा है ऑपरेशंस, ओके। दूसरी विमा है कंटेंट्स, ये ध्यान रखना आप। पहली विमा ऑपरेशंस लेंगे, दूसरी कंटेंट्स लेंगे और तीसरी प्रोडक्ट्स लेंगे, ठीक है ना। पहली विमा आपकी संक्रिया है, परिचालन है। दूसरी विमा है आपकी विषय वस्तु या अंतर वस्तु, और तीसरी विमा हम लेंगे उत्पाद या परिणाम, ओके। अब खास बात क्या है वो समझनी है आपको, 2 चीजें खास बात है। एक तो इसका नाम अगर हम बोले तो OCP मॉडल करके आप याद रख लेना, OCP मॉडल। OCP मॉडल करोगे तो पहले ऑपरेशंस आ जाएगा, कंटेंट्स आ जाएगा, प्रोडक्ट्स आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2-3 सवाल ऐसे आए हैं कि कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए ये वाला सवाल मैंने लिया है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले गिलफोर्ड ने 1967 में ये वाला मॉडल दिया था। कब दिया था? 1967 में। और यहां 1967 में उन्होंने विषय वस्तु में 4 बताए थे। कितने? 4। इसमें बताए थे ऑपरेशंस में 5 और इसमें बताए थे 6। तो हम बहुत बार पढ़ाने के लिए क्लास में भी 4 5 6 बता देते हैं, क्योंकि पहले 4 फिर 5 फिर 6, पर सीक्वेंस अगर स्ट्रिक्टली पूछ ले तो हमको ध्यान रखना है 5 पहले वाले में है संक्रिया में, 4 विषय वस्तु में है और 6 उत्पाद में है। अब इनको सबसे पहले उन्होंने 120 तत्व बताए थे ना, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 5 गुणा 4 गुणा 6। ऐसा एक प्रश्न मैंने देखा था परीक्षा में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं 120 आएंगे, 120 आएंगे। ये ज्यादा, ये तो आपको सबको पता ही है, लेकिन सीक्वेंस 5 गुणा 4 गुणा 6 करेंगे, न कि 4 गुणा 5 गुणा 6। ये खास बात ध्यान रखेंगे। 120 पहली बार बता दिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1977 में इन्होंने पहला संशोधन किया, 1977 में। और 1977 में क्या किया कि विषय वस्तु में जो 4 तत्व थे BFSS, उसमें फिगुरल जो तत्व था, आकृत्यात्मक जो तत्व है, इसके 2 भाग कर दिए। फिगुरल के कितने भाग किए? 2 भाग किए। ऐसा प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। एक तो उन्होंने किया ऑडियो, श्रव्य, और दूसरा किया विजुअल, दृश्य। तो ऑडियो विजुअल 2 भाग हो गए ना। वैसे फिगुरल 1 था, इसकी जगह 2 हो गए, तो विषय वस्तु में 4 के स्थान पे कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो 1977 में यह बनेगा सीक्वेंस 5 गुणा 5 गुणा 6, और ये हो गए 150। ध्यान रखना, 77 में पहले संशोधन में 120 की जगह 150 हो गया। और अगर सीक्वेंस पूछ ले तो 5 गुणा 5 गुणा 6 हमको करना है। उसके बाद 1988 में एक और संशोधन हुआ था, आपको पता है। और 1988 में क्या हुआ था? 1988 में जो संक्रिया ऊपर हमने लिखी है 5 तत्वों वाली, उसका एक तत्व है मेमोरी, उसके 2 भाग कर दिए। स्मृति के 2 भाग कर दिए, मेमोरी के 2 भाग कर दिए। एक तो रिकॉर्ड, एक रिटेन। तो रिकॉर्ड और रिटेन 2 भाग कर दिए, यानी ग्रहण और धारण भी आप इनको बोल सकते हैं। तो अब क्या हो गया? मेमोरी 1 था, इसकी जगह 2 हो गए। इसका मतलब ऑपरेशंस में पहले 5 थे, अब ये भी 6 हो गए। तो इस बार आप देखना क्या होगा, इस बार 88 में हो गया 6 गुणा 5 गुणा 6, और 6 गुणा 5 गुणा 6 को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 180 होता है। कितना होता है? 180। तो ध्यान रखना, गिलफोर्ड ने बुद्धि में तत्व बताए थे सबसे पहले 120, उसके बाद 150, उसके बाद 180। आप बोलते हैं साहब कौन सा करें परीक्षा में? तो तीनों ऑप्शन आएंगे तो हम 180 के साथ जाएंगे। अगर 180 नहीं है, 120 150 दोनों ऑप्शंस हैं, तो फिर हम 150 के साथ जाएंगे। अगर ऑप्शंस में 150 और 180 दोनों ही नहीं है, कोई और ऑप्शंस है और 120 है, तो 120 हमारा राइट आंसर होगा। एक बात,
लेकिन दूसरी जो ज्यादा महत्वपूर्ण इस सवाल में हमने देखी है, पूछी है, वो बात आपको इनके तत्व कौन कौन से हैं, ऐसे सवाल भी हो सकता है पूछ ले, क्योंकि पूछे गए हैं। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कंटेंट्स, तो यहां हम कंटेंट्स लिखते हैं सबसे पहले, वो सीक्वेंस आ गई तो बात अलग है। कंटेंट से विषय वस्तु में 4 तत्व होंगे, आप आराम से याद रख सकते हैं, BFSS, 4 तत्व हुए। BFSS, बी से बन गया बिहेवियरल, क्या बन गया? बिहेवियरल, बिहेवियरल। एफ से बन गया फिगुरल, एक एस से बन गया सिमेंटिक, और एक एस से बन गया सिंबोलिक। ये दरअसल इंग्लिश में ही आप याद रखोगे तो ठीक रहेगा। वैसे हिंदी में बिहेवियरल को हम व्यवहारात्मक बोल सकते हैं, इसको आकृत्यात्मक बोल सकते हैं, इसको शाब्दिक बोल सकते हैं ना, शाब्दिक, और उसको संकेतात्मक बोल सकते हैं, प्रतीकात्मक बोल सकते हैं। तो ये 4 तत्व हुए साहब, याद रखना। BFSS करके याद हो जाएगा। ये है व्यवहारात्मक, पहला है व्यवहारात्मक, दूसरा है आकृत्यात्मक, फिगुरल आकृति बनी ना, आकृत्यात्मक। ऑडियो वीडियो इसी के 2 भाग किए गए थे, आकृत्यात्मक। तो कैसा भी प्रश्न आए हमको समझना है कि कंटेंट्स के 4 तत्व हैं, BFSS, बिहेवियरल, फिगुरल, सिमेंटिक एंड सिंबॉलिक। व्यवहारात्मक, आकृत्यात्मक, शाब्दिक और संकेतात्मक। ऐसा भी प्रश्न आया है कि साहब 1977 में गिलफोर्ड ने पहला संशोधन किया तो विषय वस्तु बीमा के कौन से तत्व के 2 भाग करे, तो हम बोलेंगे फिगुरल के 2 भाग किए। 2 भाग कौन से थे आपको पता है ना, एक ऑडियो, दूसरा वीडियो। तो ऑडियो और विजुअल, ये इंग्लिश में याद रखना है, 2 भाग किए। ओके, तो पहला तत्व आपको हमने बताया, पहली बीमा बताई कंटेंट्स। अब दूसरी बीमा है, और दूसरी बीमा है आपकी प्रोडक्ट्स, माफ करें, ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस को पहले 1 नंबर पे लेंगे उस सीक्वेंस में तो, लेकिन यहां ऑपरेशंस दूसरी बीमा है। ध्यान रखना, विषय वस्तु में 4 थे, BFSS, और ऑपरेशंस में बी के बाद वाला लेटर ले लो C, और एक बार वापस C लेंगे, फिर लेंगे D, फिर लेंगे E, तो एक क्रम से आ गया CCDE, और एक M अलग से M इसलिए याद रह जाएगा कि M से मेमोरी बनेगा, और मेमोरी के 2 भाग किए थे, तो आपको आराम से याद रहेगा। वो था BFSS, उसमें B के बाद C आ गया, ठीक है ना, C 2 बार आ गया। तो पहला जो C है, ध्यान रखेंगे, पहला जो C है उससे बनेगा कोग्निशन, कोग्निशन। तो पहला तत्व हो गया कोग्निशन। ओके, दूसरा D से बन जाएगा डाइवर्जेंट, D से क्या बनेगा? डाइवर्जेंट। तो आराम से याद रहेगा आप, पहला C कोग्निशन है, C कोग्निशन, कोग्निटिव, जीन पियाजे पढ़ते हैं हम कितनी बार, साइकोलॉजिस्ट के बिना अधूरी है। और C D दोनों एक साथ कहीं भी मिले तो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट होता है, ठीक है ना। तो कन्वर्जेंट हो गया, ये डाइवर्जेंट हो गया। और E तो आपके इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसमें से तो मैं अगली सीरीज जो अगली इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसमें मैं इवेल्युएशन पे दूंगा, मूल्यांकन पे दूंगा। मूल्यांकन आपके हर जगह है, तो E से बनेगा इवेल्युएशन। E से क्या बन गया? इवेल्युएशन, इवेल्युएशन। ओके, फाइनली M से बनेगा मेमोरी, M से क्या बनेगा? मेमोरी। तो ये 5 तत्व दिए थे उन्होंने शुरू में, बाद में 5 की जगह 6 हो गए क्योंकि मेमोरी के 2 भाग कर दिए, ठीक है ना। तो पहला है कॉग्निशन, संज्ञान, पहला तत्व क्या हो गया? संज्ञान। दूसरा तत्व हो गया अभिसारी, हुआ ना अभिसारी। तीसरा अपसारी, यानी ये चिंतन है, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, ये आलोचनात्मक चिंतन, मूल्यांकन, मूल्यांकन वाला चिंतन, तो मूल्यांकन हो गया। और ये हो गया स्मृति। तो BFSS के बाद CCDEM हम याद रखेंगे। CCDEM में लास्ट वाला है मेमोरी, और मेमोरी के इन्होंने 2 भाग किए थे, आपको याद है ना, रिकॉर्ड, वेरिटेन, जो मैं बता चुका हूं। और फिर तीसरी बीमा है प्रोडक्ट्स, उत्पाद या परिणाम। और प्रोडक्ट्स में इनिशियली 6 भाग थे, शुरू में ही 6 थे और 6 ही रहे, इसमें कोई बदलाव नहीं किया। प्रोडक्ट्स में आपको याद है सबसे पहले हमने विषय वस्तु देखा था, कंटेंट्स में याद रखने के लिए याद रखोगे BFSS 4 थे ना। फिर ऑपरेशंस में B के बाद आ गया था C, वापस C, फिर D आता है, फिर E आता है, और फाइनली M आता है। तो इसमें CCDEM से याद रखेंगे। अब है प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स में ध्यान रखना प्रोडक्ट्स में वापस CI कर देना। CI में मेरे बच्चों को बताता हूं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम पुलिस में CI थे, तो CI। उसके बाद 4 क्रमागत लेटर हैं, RSTU, तो RSTU आपको वैसे याद रह जाएगा, RSTU, तो CI RSTU है इसमें। तो प्रोडक्ट्स में 6 लेटर हो गए साहब, पहला है C, दूसरा है I, उसके बाद R,
उसके बाद एस, उसके बाद टी, उसके बाद यू। बहुत आसान है। सी है क्लास, सी हो गया क्लास। आई हो गया इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन लागू करते हैं ना, इंप्लीकेशन या आशय या निहितार्थ, हिंदी में कोई भी आ सकता है। आर से बनता है रिलेशन, आर से क्या बन गया, रिलेशन, रिलेशन का मतलब संबंध, रिलेशन। एस से बनेगा सिस्टम, याद रखना सिस्टम। और टी से बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। और यू आपको आराम से याद रह जाएगा, यू से बनेगा यूनिट, यू से बनेगा यूनिट। तो ध्यान रखो, क्लास, क्लास को वर्ग बोल देंगे हिंदी में। इंप्लीकेशन आशय, निहितार्थ, इंप्लीकेशन रिलेशन संबंध, सिस्टम प्रणाली, सिस्टम प्रणाली है ना, हम पढ़ाएंगे आपको। रीट के बाद पत्रता के लिए आना हमारे पास, और फर्स्ट ग्रेड में जरूर आना। पूरा का पूरा सिस्टम अप्रोच है, वहां पे पढ़ाएंगे। मेरे फर्स्ट ग्रेड के बच्चे सुन लो, और आप लोग भी सुन लें। अगर आपने साइकोलॉजी ऐप अभी भी डाउनलोड नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और फर्स्ट ग्रेड की चूंकि आज ही डेट आई है, इसलिए आप चिंता नहीं करें। रीट पत्रता तक हम धीरे धीरे चलेंगे। आपके पास बहुत मटीरियल है, मैम की क्लासेस तो उसमें है ही, ठीक है, मैं भी डाल रहा हूं उसमें। तो एक दो दिन में आपके पास फर्स्ट ग्रेड में ऐप में वीडियोज आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बीच में 2-4-5 दिन पर रीड के लिए कुछ गैप ले सकते हैं, और उसके जस्ट बाद में आपको कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड मिलने वाला है, बिल्कुल चिंता नहीं करें। ओके ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, रूपांतरण। और यूनिट का मतलब यूनिट, यूनिट इकाई। तो याद रखना, प्रोडक्ट्स में तीसरी जो विमा बताई गिलफोर्ड ने, प्रोडक्ट्स में 6 तत्व होंगे जिनको CIRSTU के नाम से हम जानेंगे। सी से क्लास, आई से इंप्लीकेशन, आर से रिलेशन, एस से सिस्टम, टी से ट्रांसफॉर्मेशन, और यू से यूनिट। ये बहुत खास बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके, याद रहेगा। सी कंटेंट्स में BFSS, ऑपरेशंस में CCDEM, और प्रोडक्ट्स में CIRSTU। अब चलते हैं उस प्रश्न पे, और वो प्रश्न क्या था। ओके, अब पूछा गया है विषय वस्तु विमा का नहीं है। विषय वस्तु याद आ गया, विषय वस्तु। विषय वस्तु में 4 थे, BFSS 4 थे ना। तो BFSS, बी था बिहेवियरल, F था फिगुरल, S था सिंबॉलिक, सिमेंटिक, एक है सिंबॉलिक। तो सिमेंटिक सांकेतिक आ गया, शाब्दिक आ गया, ये सिंबॉलिक आ गया, ये सिमेंटिक आ गया। सिमेंटिक शाब्दिक है, सिंबॉलिक सांकेतिक है, और फिगुरल आकृतिक हो गया। संज्ञान इसमें नहीं है, क्योंकि संज्ञान तो किस में था, संज्ञान तो ऑपरेशन में था, कॉग्निशन में था। तो इसका सही जवाब हो गया संज्ञान। समझ में आया आपको, मजा आया आपको। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न। ओके, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि लब्धि परीक्षण, आपको पता है ना। बुद्धि परीक्षण पहला किसने दिया, अल्फ्रेड बिने ने दिया, 1905 में दिया ना। उसके बाद इस बुद्धि परीक्षण को 2 जगह लागू किया गया। स्टर्न ने जर्मनी में, टर्मन ने USA में लागू किया। तो टर्मन ने जो लागू किया वो SB टेस्ट कहलाता है, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट कहलाता है, 1916 में। और खास बात, बिने बुद्धि परीक्षण के संशोधन पे भी आपके प्रश्न आ सकता है, सुन ले। बिने बुद्धि परीक्षण के संशोधन में क्या ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा पूछा जाए, और ऑप्शंस अगर आपको सूट करें इस मामले में कि साहब अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण बनाया था 1905 में, ओके, इसमें कितने संशोधन हुए, तो 2 बातें याद रखना। पहली बात, अगर केवल अल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षण में या बिने बुद्धि परीक्षण में कितने संशोधन हैं, तो याद रखना बिने बुद्धि परीक्षण का पहली बार बना था 1905 में। तो ये तो ओरिजिनल था, मूल था, ठीक है ना, ये बना था ओरिजिनल, जिसमें 30 आइटम थे, ठीक है। इसका पहला संशोधन हुआ था 1908 में। क्या हुआ था, 1908 में। और इसका दूसरा संशोधन हुआ था 1911 में। 1911 के बाद अल्फ्रेड बिने साहब दुनिया में नहीं रहे थे, तो केवल अल्फ्रेड बिने में कौन से संशोधन हुए, तो हम बोलेंगे 1908 व 1911 में संशोधन हुए। लेकिन जब टर्मन ने इसको लागू कर दिया अमेरिका में, तो एक नया टेस्ट बन गया ये, और वो स्टैनफोर्ड टेस्ट बन गया। ध्यान रखना, अल्फ्रेड बिने परीक्षण अलग था, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण अलग है। लेकिन स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के आधार पर ही तो था, किया था स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण टर्मन ने, लेकिन था तो बिने वाला ही, इसलिए इसका नया नाम हुआ। तो यहां ध्यान रखेंगे, यहां इसको SB टेस्ट बोलते हैं 1916। और SB टेस्ट के 5 संशोधन परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं, उनकी डेट अलग है। और वो क्या है, मैं पढ़ा चुका हूं, आपको बता चुका हूं। SB1 पहला जो 16 में था, वो SB1 के नाम से जाना जाता है। SB1 1916 में, SB1 1916 में हुआ, तो पहला 1916 में हो गया। उसके बाद SB2 1937,
स्टर्न टर्मन, मेरिल वेसलर, सब लोग जुड़े थे। दय विनय का प्रकाशन हुआ था, बता चुका हूं मैं आपको। और उसके बाद 1960 में SB3, उसके बाद 1985 में SB4 और फाइनली 2003 में SB5 आया था। SB5 और SB5 विनय बुद्धि परीक्षण का 5वां संशोधन भी कह सकते हैं हम। और केवल विनय स्टैनफोर्ड विनय का 5वां संशोधन बोलेंगे इसको। और केवल विनय परीक्षण में जो संशोधन हुए हैं वो 1908 और 1911 में हुए हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। SB5 की खास बात है कि इसमें 85 वर्ष तक के व्यक्तियों को शामिल किया गया, अप टू 85, 85 वर्ष तक के व्यक्तियों को शामिल किया गया। ओके, अब आते हैं इस प्रश्न पे। स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि लब्धि परीक्षण, यानी ये SB टेस्ट की बात की जा रही है, ठीक है ना, SB टेस्ट। लेकिन खास बात क्या है, यह प्रश्न पूछा गया दूसरा, सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार क्या है? 50 से 55, 35-50 से 50-55, 20-25 से 35-50 या 20 से नीचे? इस सवाल को समझने के लिए ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा कि साहब APA ने दिया है, बिल्कुल APA ने उसको मंजूर किया था। AAMD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी, बिल्कुल इसने किया है। और स्टैनफोर्ड विनय टेस्ट में भी इसको लागू किया था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने मंदबुद्धि बालकों के लिए 4 वर्ग बताए हैं। किसके लिए? मंदबुद्धि बालकों के लिए 4 वर्ग बताए हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं वैसे तो, लेकिन फिर भी सुन ले। 4 शब्द याद रखना, पहला है माइल्ड, दूसरा है मॉडरेट, तीसरा है सीवियर और चौथा है प्रोफाउंड। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड 4 वर्ग दिए थे बुद्धि लब्धि के आधार पे। आपको पता ना, माइल्ड कौन से थे? अल्प मंदन, हल्का मंदन, और ये 55 से 70, इनकी IQ 55 से 70 होगी। मॉडरेट सामान्य मंदन, ये 35 से 55 होंगे। तीसरे सीवियर गंभीर मंदन, ये 20 से 35 IQ वाले होंगे। और प्रोफाउंड 0 से 20 IQ वाले होंगे, यानी 20 से कम IQ वाले प्रोफाउंड होते हैं, 20 से 35 IQ वाले सीवियर होते हैं, 35 से 55 वाले मॉडरेट होते हैं, मध्यम, और माइल्ड हल्का मंदन 55 से 70। लेकिन कई बार इसमें थोड़ा सा बदलाव भी आ सकता है, जैसे यहां 52 से 67 भी परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है ना। तो मोटे तौर पे आप इसको कर दोगे, ये भी परीक्षा का सवाल है, मैंने जितने भी प्रश्न लिए सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो 52 से 67 भी ध्यान रखेंगे, 55-70 भी ध्यान रखेंगे। मोटा आकलन ये है जो इस प्रश्न में आया है, बहुत बार ऐसा ही आता है, पर कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, ठीक है ना। तो 52 से 67 ध्यान रखना। और दूसरा 36 से 51, हमने अपनी बुक्स में भी ये दिया है सारा, ठीक है। और तीसरा आपका हो जाएगा 20 से 34, 20 से 35 कर दो, और 5वां हो जाएगा 0 से 19। तो ये भी ओके है, ये भी ओके है। तो यहां पूछा गया है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, अल्प मंदन, मध्यम मंदन या साधारण मंदन, गहन मंदन और गंभीर मंदन। हिंदी वाले शब्दों का कोई भरोसा नहीं है इसमें। फिर मैंने बाइलिंगुअल नहीं लिया है, इसलिए आपको केवल हिंदी में देखना है। पर फिर भी इंग्लिश में अगर आप ये ध्यान रखेंगे, परीक्षा में तो इंग्लिश में आना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इनकी मेंटल एज मैंने आपको बताई, इनका परसेंटेज भी कभी आपने हमसे सुना होगा, 85, 10, 3.5 और 1.5, 3.5% और 1.5%, याद है ना। और खास बात, इनकी मेंटल एज भी 11, 7, 4, 2, याद है ना। और कौन सी क्लास तक पढ़ सकते हैं? तो ये ऊपर वाले 5वीं से 6ठी तक पढ़ सकते हैं, ये पहली दूसरी क्लास तक पढ़ सकते हैं, नीचे वाले दोनों नहीं पढ़ सकते। और इनकी खास बात एक और भी सुन लें, प्रोफाउंड वो होते हैं जिनको, ये प्रोफाउंड और सीवियर, इन दोनों को कस्टडी में रखना पड़ता है, संरक्षण योग्य बोलते हैं इनको। संरक्षण योग्य वाली बात पे मैंने अगला प्रश्न दिया जिसमें आपको बताऊंगा कि ये जो दोनों होते हैं, इनको संरक्षण दिया जाता है। ऊपर वाले हैं वो एडुकेबल हैं, शैक्षिक दृष्टि से इनको शिक्षा दी जा सकती है। 2 नंबर वाले ट्रेनेबल हैं, इनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इस पे पिछली बार रेट में भी आया था, पता ना आपको। और इनको संरक्षण दिया जाता है। संरक्षण का मतलब ये हुआ कि जो लास्ट वाले हैं ना प्रोफाउंड बच्चे, उनमें न तो 2 चीजें होती हैं, एक तो सेंसेस, संवेदनाएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मोटर स्किल्स, अपने आप खड़ा होना, चलना, बैठना, फिरना। तो प्रोफाउंड में न तो मोटर स्किल्स होंगे, मोटर डेवलपमेंट नहीं होता इनका, और न ही सेंसेस काम करते हैं। और सीवियर होते हैं, सीवियर जो होते हैं उनके सेंसेस तो काम करते हैं, लेकिन उनमें मोटर स्किल्स नहीं होते। तो लिहाजा ये दोनों वो हैं। अब ये सवाल जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया है? बीच वाला पूछा गया मेरे ख्याल से। तो देखिए वापस इसको, सामान्य मंदित, इसका मतलब ये मॉडरेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मॉडरेट की बात कर रहे हैं। और ध्यान रखना, मॉडरेट कौन सा होगा? 50-55 से, दिया ही नहीं इसमें, 35-40 से 50-55, तो लगभग आगे होगा इसमें 70-75 होगा, 70-75 ऐसा ऑप्शन है। 20-25 से 35, 20 से नीचे, तो 20 से नीचे वाले हो गए माइल्ड, 20 से नीचे वाले हो गए प्रोफाउंड। क्या हो गए? प्रोफाउंड। सी वाले हो गए 20-25 से 35-40 तक सीवियर, ये क्या हो गए? सीवियर। और तीसरे हो गए मॉडरेट,
और ऊपर वाले हो गए माइल्ड। तो इस सवाल का जवाब सामान्य, सामान्य मंदित, अल्प मंदित नहीं है, सामान्य मंदित है, और इंग्लिश में आपको गारंटी से मिलेगा मॉडरेट वहां पे। तो इसका सही जवाब हो गया ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन। बात समझ में आई आपको? ओके नेक्स्ट। मुझे लगता है आज कम ही सवाल कर पाएंगे, बाकी कल करवाऊंगा, चिंता मत करो। अब तो कंटिन्यू चलेगा अपना काम। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? पहला है एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना, दूसरा है याद करके पता करना, तीसरा है समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, और चौथा है उच्च श्रेणी प्राप्तांक प्राप्त करना। तो देखो, ऐसे सवाल जब भी आए मैं एक क्लू आपको देता हूं, मैंने दिया है बार बार, फिर बताता हूं कि तीन ऑप्शंस एक जैसे होंगे और वो ऑप्शन जो अलग होगा वो हमारा आंसर होगा। देखिए, इसमें याद करके पता करना तो आप सब मेरे बच्चे वैसे ही नहीं करोगे, इसको तो खराब गलत हो गया है। अब ए में देखिए 105 अंक प्राप्त करना और यहां पे उच्च श्रेणी प्राप्तांक करना, तो बात वही है। यानी प्राप्तांकों के आधार पर फैसला नहीं करेंगे कि बुद्धि कम है कि ज्यादा है। हो सकता है उस दिन मूड ऑफ हो, नंबर नहीं आए हो। तो कभी भी निष्पादन नहीं, लर्निंग महत्वपूर्ण है, निष्पादन नहीं सीखना महत्वपूर्ण है। अधिगम लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, निष्पादन लक्ष्य इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहां समान गलतियों का, यानी आपने कोई गलती करी, फिर किसी ने बताया ऐसा नहीं ऐसा होता है, उसके बाद दोबारा नहीं करें, तो फिर बुद्धि का लेवल है। तो सी राइट आंसर है। समान गलतियों के किसी कार्य को करने के पश्चात पृष्ठ पोषण फीडबैक मिल गया, फिर दोबारा वो गलती नहीं करें, तो इसका मतलब उच्च बुद्धि है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कितने नंबर लाते हैं, कितना याद करके करते हैं, वो बुद्धि का, उच्च बुद्धि का प्रतीक नहीं है, संकेत नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा प्रश्न था। छठा प्रश्न देखिए, सिक्स्थ, केटल। यस, केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण, संस्कृति मुक्त फ्री कल्चर शब्द भी आता है और संस्कृति स्वच्छ शब्द भी आता है। केटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। ऑप्शंस, व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण और शाब्दिक परीक्षण। तो बहुत खास बात बताने जा रहा हूं, सुन लो। पहली बात तो संस्कृति मुक्त शब्द आए या संस्कृति स्वच्छ शब्द आए। इंग्लिश में कल्चर फ्री और कल्चर फेयर दोनों के लिए शॉर्ट में CF ही है। CFIT के नाम से यह चीज प्रसिद्ध है, याद रखना इस शॉर्ट फॉर्म को। CFIT, कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट या कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट। और याद रखना, प्रथम संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण या फिर प्रथम संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण बनाने वाले थे केटल। यह बहुत बार पूछा जाता है। पहला संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? जवाब है केटल। क्या होता है संस्कृति मुक्त या संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण? जो किसी भी संस्कृति में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में लागू किया जाए। इसका मतलब वो तमाम बुद्धि परीक्षण जिनमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है, कोई भी चित्र, संकेत, वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग होता है, उन सबको हम बोलते हैं संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण बोलते हैं ना। तो पहला बनाया केटल ने। और कौन से हैं तो याद रखना, गुड एनफ ड्राई मैन जो 1926 में उन्होंने बनाया था। आदमी का चित्र बनाओ साहब, चाहे चाइना में लागू करो, चाहे अफ्रीका में लागू करो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में लागू करो, क्योंकि भाषा तो है ही नहीं। तो ये संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है, गुड एनफ। इसी तरह से रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, RPM पे प्रश्न भी लिया है हमने यहाँ पे। तो RPM में मैट्रिक्स होती है खाली, उसमें भी भाषा नहीं होती, वो भी संस्कृति मुक्त है। फिर गुड एनफ हैरिस 1963 में जो हैरिस ने बनाया था, ड्राई मैन, ड्राई वुमन, ड्राई योरसेल्फ, तो वो भी संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। ओके, लेकिन खास बात, प्रथम संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? आप बोलोगे केटल ने। और एक बहुत बड़ी खास बात जो परीक्षा में आई है, केटल ने पहला संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण जो बनाया था वो CFIT के नाम से प्रसिद्ध है। CFIT, कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट, और केटल का है वो। ठीक है, अब ध्यान दें आप, इन्होंने इसमें 3 स्केल बनाई थी। 3 स्केल्स हैं केटल के, CFIT की स्केल्स हैं 3। कितनी? 3 स्केल्स। ये बात ध्यान रखना, परीक्षा में आ चुकी है। एक स्केल उनकी जो है उसमें 4 से 8 वर्ष के बच्चे हैं, 4 से 8 वर्ष के लिए बच्चों के लिए बनाया गया था। दूसरी स्केल जो उसमें है, उसमें 8 से 14, उसमें क्या है 8 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है दूसरी स्केल। और तीसरी स्केल समझते हो ना, जैसे वेशलर भी शायद मैंने आपको बता दिया होगा, नहीं तो बता दूंगा वापस आपको। वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है। WWPSI, वेशलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस,
ठीक है, तो मैं बताता हूं वेस्लर भी। चलिए, तो 4 से 8 वर्ष, 8 से 14 वर्ष और 14 वर्ष के बाद, 14 वर्ष के बाद वेस्लर की बात चली। तो ध्यान रखना, वेस्लर ने, आपको पता है वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण वयस्कों के लिए सर्वोत्तम बुद्धि परीक्षण माना जाता है। और वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि साहब 1937 में जब दय बिनय का प्रकाशन हुआ, जब एसबी टेस्ट का दूसरा रिवीजन प्रकाशित किया गया, स्टैनफोर्ड बिनय परीक्षण का दूसरा रिवीजन प्रकाशित किया गया 1937 में, तो इसकी बहुत आलोचनाएं हुई। आलोचनाएं इस बात को लेकर हुई कि साहब बिनय बुद्धि परीक्षण में 2 कमियां थी। पता है आपको बिनय बुद्धि परीक्षण में कितनी कमियां थी? 2 कमियां थी। और ये 2 कमियां थी कि एक तो बिनय बुद्धि परीक्षण बच्चों के लिए था, पहले 3 से 13 वर्ष के लिए बनाया, 3 से 14 वर्ष के लिए बनाया, तो बच्चों के लिए था ना। एक बिनय बुद्धि परीक्षण शाब्दिक था, तो अनपढ़ और निरक्षर लोग कहां जाएं? तो इन दोनों कमियों को दूर करने वाला एक परीक्षण आया जिसको वेस्लर वैल्यू परीक्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। खास बात याद रखना, वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण जो है वो वयस्कों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। किसके लिए? वयस्कों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, एडल्ट्स के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बार वेस्लर ने जो बनाया था 1939 में। कब बनाया था? 1939 में। और इसमें उन्होंने 16 से 64 वर्ष तक के व्यक्तियों को शामिल किया था। तो 16 से 64 वर्ष हो गया, तो ये अडल्ट्स के लिए था, वयस्कों के लिए था। ये वेस्लर अडल्ट स्केल ऑफ इंटेलिजेंस या वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल WAIS के नाम से प्रसिद्ध है। यह बना था 1939 में, ये ध्यान रखना। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, फिर बच्चों के लिए भी बना दिया। तो वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन ये बनाया था 1949 में। और इसकी खास बात थी कि 6 से 16 वर्ष के लिए बच्चों के लिए था, 6 से 16 वर्ष। तो याद रखना, केटल वाली बात भी वहां कि कौन से बच्चों के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। और वेस्लर वाली बात यहां याद रखना, WAIS 1939 में बड़ों के लिए था 6 से 64 वर्ष। दूसरा WISC वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, इसके रिवीजन भी आ चुके हैं। ये 1949 में बना था और ये 6 से 16 वर्ष के लिए बच्चों के लिए था। फिर 6 से कम भी रह गए ना, तो इसके लिए उन्होंने वापस एक 1967 में बनाया था जो WPPSI के नाम से प्रसिद्ध है। WPP क्या है? W से बनेगा वेस्लर, क्या बनता है? वेस्लर। पहला जो P है उससे बनता है प्री स्कूल, वेस्लर प्री स्कूल। एंड दूसरा P है उससे बनता है प्राइमरी, वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये बनाया था उन्होंने 1967 में। क्या बनाया था? 1967 में। और इसमें 6 से कम 2 से 6 वर्ष लिया गया था, 2 से 6 वर्ष। इसमें 2 से 6 वर्ष है, इसमें 6 से 16 वर्ष है। और WAIS में 16 से 64 वर्ष है। ये वयस्कों के लिए सर्वोत्तम बुद्धि परीक्षण माना जाता है। लेकिन खास बात, वयस्कों वाली बात तो वेस्लर ने यहां पे दूर कर दी, ठीक है। साथ में दूसरी बात भी दूर करी, और वो कौन सी थी कि पढ़े लिखे बच्चों के लिए, पढ़े लिखे के लिए तो आपने अल्फ्रेड बिने, स्टैनफोर्ड बिने दे दिए, लेकिन अनपढ़ कहां जाएं? तो बहुत खास बात, वेस्लर वैल्यूब जो परीक्षण है, वेस्लर बुद्धि परीक्षण है। वैल्यूब एक्चुअली वेस्लर जर्मनी के बोर्न थे, जर्मन US साइकोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर थे। तो न्यूयॉर्क में एक सिटी है वैल्यूब सिटी, तो वहां पे एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, उनका खुद का बहुत बड़ा कैंपस बना बाद में। तो वो वहां की जगह के नाम से इन्होंने जगह का साथ नाम जोड़ दिया, वेस्लर वैल्यूब बुद्धि परीक्षण। तो वेस्लर वैल्यूब बुद्धि परीक्षण याद रखोगे किसके लिए? वयस्कों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि इसमें बाद की स्केल में छोटे बच्चों को भी ले लिया। अब दूसरी जो चीज थी ना, उसको यहां पे दूर किया गया और इसके 2 पार्ट किए गए। एक तो वर्बल, शाब्दिक, वर्बल में 6 आइटम, और दूसरा नॉन वर्बल, अशाब्दिक, और नॉन वर्बल में 5 आइटम। इनके आइटम्स के बारे में परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं, तो ये ध्यान रखना। 1 मिनट में बताता हूं। वर्बल में 6 आइटम कौन कौन से थे? 2 तो गणित वाले हैं और 4 आपके इसके भाषा वाले। आपको पता है वर्बल का मतलब केवल शब्द ही नहीं होते, वर्बल में संख्याएं भी होती हैं, अंक भी होते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या 6 आइटम थे? पहला आइटम था वर्बल में इंफॉर्मेशन या नॉलेज। इंफॉर्मेशन या नॉलेज यानी सूचना। आपको कोई ऐसा सवाल पूछ लें, राजस्थान में कितने जिले हैं, तो इंफॉर्मेशन वाला सवाल हो गया ना, इंफॉर्मेशन, ज्ञान, सूचना। दूसरा जो था वो था वोकेबुलरी, शब्दावली। वोकेबुलरी, कोई शब्द दे दिया, दूसरा समानार्थी शब्द बताओ, विपरीत शब्द बताओ, ये हो गया। तीसरा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ। कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ। समझ वाले प्रश्न दे दिए साहब, समझ के आंसर दो। और चौथा हो गया अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब अंकगणित।
तो हम आपको बता चुके हैं अर्थमेटिक अंक संख्याएं भी वर्बल होते हैं, नॉन वर्बल नहीं होते। और पांचों उन्होंने दिया था डिजिट स्पान, अंक विस्तार। डिजिट स्पान, डिजिट स्पान क्या होता है, मतलब कुछ कोई भी सीरीज दे दिया, अंक दे दिया, आगे उसका विस्तार करिए, तो इसमें अंक है, इसमें अंक है, ये दोनों संख्याएं हैं, संख्याएं वर्बल में आती हैं। इन तीनों में क्या कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि आपको इंफॉर्मेशन है कि नहीं, बताओ। वोकेबुलरी, शब्दार्थ, शब्दावली, डिक्शनरी में कितने शब्द होते हैं मिलते जुलते, और कॉम्प्रीहेंस, मिलते जुलते भी हो सकते हैं, विपरीत भी हो सकते हैं, कोई यानी शब्दों का खेल है। कॉम्प्रीहेंशन में समझ में आने में आप जवाब देंगे, समझने का खेल है। और 6 नंबर पे उन्होंने वापस एक दिया सिमिलरिटीज, यानी समान पद कौन से हैं, ऐसा कुछ बताना था, तो सिमिलरिटीज। ओके, ये 6 पद थे वर्बल, 6 वर्बल आइटम थे और 5 नॉन वर्बल आइटम थे। तो नॉन वर्बल आइटम कौन से थे देख लो। नॉन वर्बल में 1 नंबर पे था पिक्चर असेंबलिंग, यानी चित्र सज्जा बोलते हैं उसको, चित्र सज्जा, पिक्चर असेंबल करनी है, पिक्चरों को सजाना है, पिक्चर असेंबलिंग। ओके, 2 नंबर पे था पिक्चर कंप्लीशन, चित्र को पूरा करना है, अधूरे चित्र को पूरा करना है। तो नॉन वर्बल था, ये अनपढ़ लोगों के लिए काम आ गया, ठीक है ना। तो पिक्चर कंप्लीशन एक हो गया, पिक्चर असेंबलिंग चित्र सज्जा, एक पिक्चर कंप्लीशन चित्र पूर्ति, और तीसरा यहां पे हुआ ऑब्जेक्ट असेंबलिंग, वस्तुओं को भी तो सजा सकते हो ना, तो वस्तु सज्जा, ऑब्जेक्ट असेंबलिंग, ठीक है। और चौथा इन्होंने दिया था डिजिट सिंबल, ये है, ये ध्यान रखना, ये है डिजिट स्पान, अंकों में, अंकों को आगे तक ले जाएंगे, संख्याओं वाली बात है, लेकिन यहां है डिजिट सिंबल। डिजिट सिंबल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, अंक प्रतीक, अंक संकेत, यानी अंक नहीं होंगे वास्तव में, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, अंक तो उनको आते नहीं, संख्याएं तो आती नहीं, बस सिंबल, सिंबल छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, या निरक्षर है कोई, निरक्षर उसका बोलेंगे कि साहब 2 चीजें लेके आओ, तो ऐसे करते हैं 2, 4 लेके आओ 4, तो ये है डिजिट सिंबल। तो ये नॉन वर्बल है। तो वर्बल नॉन वर्बल वैसे की बहुत बेहतरीन बात हमने आपको बताई है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अब चलिए इस पे केटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण 3, इसके लिए याद रखेंगे 4 से 8 वर्ष, 8 से 14 और 14 वर्ष के बाद। तो केटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण का एक प्रकार कौन सा है, तो यहां पे देखिए, अगर आपको ध्यान भी नहीं आ रहा है तो आराम से देखो, इसमें आ गया शाब्दिक, इसमें आ गया अशाब्दिक, इसमें आ गया शाब्दिक, इसमें आ गया शाब्दिक। अब ध्यान दें, संस्कृति मुक्त परीक्षण है, कैसा परीक्षण है, संस्कृति मुक्त है, जो बिना भाषा के होता है, इसलिए शाब्दिक नहीं हो सकता, शाब्दिक नहीं हो सकता, शाब्दिक नहीं हो सकता। जवाब 3 नंबर अशाब्दिक परीक्षण। ये कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा मेरे बच्चों, और अगर आप ध्यान से मेरे वीडियोस को देखते हैं, ऐसा करते हैं, शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, तो आप पे नेमत बरसनी ही बरसनी है। तो अभी जिन्होंने नहीं किया रोक के सब्सक्राइब करेंगे, और कम से कम 10 लोगों को शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके सर के वीडियोस का आपका जो रिस्पॉन्स आता है ना, उससे हम मोटिवेट होते हैं। तो हम चाहते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे। ओके, 6 ही प्रश्न हुए। ओके, नेक्स्ट, आज मैं 10 ही प्रश्न लूंगा, फिर 10 कल, 10 मतलब रोज मिलेंगे आपको, डेली, परीक्षा तक, हो सकता है 1-2 दिन पहले तक डेली मेरा वीडियो आएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं, रीड तक। ओके, चलिए, लेकिन आप भी अपने दस्तूर पे कायम रहेंगे। ओके, बेसल आयु, ये कई बार आपको परेशान करता होगा। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? ऑप्शंस देखिए, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, बुद्धि, अभिक्षमता। तो सिंपल बात, बुद्धि, बुद्धि। लेकिन खास बात बेसल आयु क्या है तो समझ लें। बेसल, बेसल 2 चीजें हैं, एक तो है मेंटल एज, मानसिक आयु के बारे में हमने इतना डिटेल से कभी पढ़ा नहीं होगा। मानसिक आयु हमने अपनी बुक में भी दिया है, मेंटल एज। एक तो है मानसिक आयु, क्या है, मानसिक आयु, मेंटल एज। एक है बेसल, 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 तो दोनों में एक फर्क है। बेसल आयु, बेसल एज क्या है, एक फर्क समझ लेना। और फर्क ये है, ध्यान दें, कि बालक जिस उम्र के सभी प्रश्नों का हल कर लेगा, सभी प्रश्नों का हल कर लेता है, वो तो होगी बेसल आयु। अब आप बोलेंगे साहब सभी का मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूं। और जिसमें सभी हल नहीं कर सकता, कुछ प्रश्न हल कर लेता है अगली एज के, वो उसमें अगला स्तर का लाभ जुड़ता है, वो होती है मानसिक आयु। तो ये ध्यान रखना, बेशक, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्रश्न आपको पूछा ही नहीं गया होगा, इसलिए आपको ध्यान ही नहीं है। यानी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक 5 वर्ष का बालक है, कितना है, 5 वर्ष का,
उसकी उम्र है 5 वर्ष, सीए है 5 वर्ष, वो 6 वर्ष वाले, 7 वर्ष वाले और 8 वर्ष वाले बालकों के सभी प्रश्न हल कर लेता है। ठीक है, लेकिन 9 वर्ष बालकों के लिए वो आधे ही प्रश्न हल कर पाता है। मान लो 6 प्रश्न दे रखे हैं, 3 हल कर लेता है, 3 प्रश्न कर लेता है। ध्यान दो, 5 वर्ष उसकी उम्र है, उसने अपने 5 वाले तो कर लिए, 6 वालों के भी सभी कर लिए, 7 वालों के लिए भी सभी कर लिए, 8 वर्ष वालों वाली आयु के बच्चों के जो प्रश्न बनाए हुए थे वो भी सभी कर लिए, और 9 वर्ष फिर 9 वालों पे भी चला गया, वो आगे बढ़ गया, बढ़ सकता है ना। तो 9 वर्ष वालों के लिए जो प्रश्न बनाए थे वो 6 प्रश्न थे, पर वो इसमें से कितने कर पाया? 3 ही कर पाया, आधे ही कर पाया। अब ध्यान दें, बेसल है सभी प्रश्नों का हल, तो 9 वर्ष वाले सभी प्रश्नों का हल नहीं कर पाया, इसलिए 9 नहीं होगा, बल्कि 8 तक के सभी प्रश्न हल कर लिए, तो यहां बेसल आयु आ जाएगी 8 वर्ष। बेसल आयु क्या आ जाएगी उसकी? 8 वर्ष। ध्यान देना। और मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु में 8 वर्ष तक के तो सभी प्रश्न कर लिए, अब 9 वर्ष वाले बच्चों के 6 में से 3 कर लिए, इसका मतलब मानसिक आयु में सभी प्रश्न हल कर लेगा। बेसल एज जो आएगी उसमें अगले स्तर का लाभ भी जोड़ा जाएगा, तो मानसिक आयु में अगले स्तर का लाभ होगा। तो 8 वर्ष तो उसकी वैसे हो गई, और 9 वाले के सभी कर लेता तब तो 9 बेसल हो जाती, लेकिन सभी नहीं कर पाया, इसलिए बेसल तो 8 ही हुई, लेकिन आधे तो करके, इसलिए 8 में 6 में से 3 का मतलब आधे, 8.5 वर्ष। ये ध्यान रखना, 8.5 वर्ष उसकी मानसिक आयु होगी और 8 वर्ष उसकी बेसल आयु होगी। फिर सुन लो, बेसल आयु का मतलब जिस स्तर के सभी प्रश्नों का बच्चा हल कर लेता है, बच्चा हल कर लेता है, वो बेसल आयु होती है। और जिसमें से आधे या 1/3 या कितने प्रश्न हल करता है, वो मानसिक आयु में तो वो सारे काउंट हो जाएंगे। पार्टली चीजें मानसिक आयु में काउंट होंगी, लेकिन पूरे प्रश्नों का आंसर करेगा तो ही बेसल आयु काउंट होगी। ओके, तो बेसल आयु का संबंध हो गया बुद्धि से, या बुद्धि लब्धि है तो बुद्धि लब्धि से। नेक्स्ट, बुद्धि के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, सही नहीं है। पहला ऑप्शन, बुद्धि वंशक्रम और पर्यावरण की देन है। दूसरा ऑप्शन, बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। तीसरा ऑप्शन, बुद्धि लिंग भेद नहीं करती। चौथा ऑप्शन, बुद्धि पर किसी समूह या जाति का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखो, पहली बात तो यहीं पे फंस जाते हैं लोग बाग, बुद्धि क्या है? अगर ऐसा प्रश्न परीक्षा में मिले कि बुद्धि जन्मजात योग्यता है, तो हमको बोलना है यस, राइट। अगर ऐसा प्रश्न मिले कि बुद्धि पर वंशक्रम का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, तो राइट। अगर ऐसा ऑप्शन मिले कि बुद्धि में वंशक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, तो रॉन्ग। बुद्धि में वंशक्रम की नाम मात्र भूमिका है, गलत। वंशक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है, ओके, लेकिन बुद्धि पर पर्यावरण का प्रभाव भी पड़ता है। कहते हैं साहब 90% वंशक्रम और 10% पर्यावरण के कारण से बुद्धि बनती है। तो पहला ऑप्शन वंशक्रम और पर्यावरण की देन है, यह गलत नहीं होगा, यह सही होगा। हालांकि वंशक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, पर्यावरण कम महत्वपूर्ण होगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ने से पहले चलिए, दूसरा ऑप्शन, बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, बताऊंगा। तीसरा, बुद्धि लिंग भेद नहीं करती, तो बिल्कुल नहीं करती साहब। कहते हैं ना कि साहब महिलाओं में पुरुषों की तुलना में बुद्धि कम होती है, इसलिए उनको बारात में नहीं ले जाते, तो वो तो हम कहते हैं, ऐसे कहते हैं। बाकी बुद्धि पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई महिला है कि पुरुष है। तीसरा, बुद्धि पर किसी समूह या जाति का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, ये भी सही है, कॉमन सी बात है। इसका मतलब गलत क्या है? गलत है ऑप्शन नंबर 2 बी, गलत है। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। इसका मतलब बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती। केटल याद करो, हॉर्न केटल। हॉर्न केटल क्या कहते हैं? तरल बुद्धि, फ्लूइड इंटेलिजेंस, जिसमें संज्ञानात्मक क्षमताएं आती हैं, कल्पना, चिंतन, तर्क, मेमोरी आती है, वो वंशानुक्रम से संबंधित होती है और वो किशोरावस्था तक चलती है, उसके बाद उसका विकास नहीं होता। ध्यान देना। और ठोस बुद्धि वो है जिसमें हम कोई नॉलेज ले लें, कोई स्किल सीख लें, ड्राइविंग सीख लें, कोई जानकारी ले लें अनुभव से, तो वो बढ़ती रहती है। इसलिए हमेशा याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, तरल बुद्धि जो जन्मजात होती है, जिसमें चिंतन, कल्पना, तर्क सब आता है, इसका विकास किशोरावस्था तक होता है, और यह लंबवत होती है, वर्टिकल होती है, वर्टिकल, किशोरावस्था तक। ठीक है, इसमें तरल बुद्धि नहीं दिया, इसमें बुद्धि बोल दिया। इसका मतलब बुद्धि में दोनों है, ठोस बुद्धि भी है, और ठोस बुद्धि का विकास हमेशा, माफ करें, हाँ यस, ठोस बुद्धि का विकास
हमेशा जिंदगी भर होता रहता है। तो बुद्धि की वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, ये बात होती है ना, लंबवत हट जाता तो ये ऑप्शन राइट होता, क्योंकि ठोस बुद्धि का विकास जीवन भर होता है। लेकिन यहां दे दिया लंबवत वृद्धि, इसलिए गलत क्यों हुआ? क्योंकि केवल तरल बुद्धि किशोरावस्था तक ही बढ़ती है, आगे नहीं जाती, और तरल बुद्धि ही लंबवत होती है। ठोस बुद्धि जो जीवन भर होती है वो तो होती है क्षितिजीय। वो क्या होती है? क्षितिजीय होती है, क्षितिजीय, हॉरिजॉन्टल होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना कि साहब वर्टिकल बुद्धि का लंबवत विकास तो किशोरावस्था तक ही होता है, परिपक्वता तक ही होता है। उसके बाद तो लंबवत विकास नहीं होता, चिंतन अपना बढ़ेगा नहीं, बाद में अपनी मेमोरी बढ़ेगी थोड़ी, मेमोरी तो कम और होगी ना, जैसे कई बार हम भूल जाते हैं ना बोलते बोलते, तो मेमोरी तो कम हो जाती है, मेमोरी बढ़ती नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन के तरीके, फ्लूइड इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, जी फैक्टर, वो बढ़ेगा नहीं, लंबवत रूप से नहीं बढ़ेगा तो केवल एस फैक्टर बढ़ेगी तो केवल सूचनाएं बढ़ेंगी, अनुभव बढ़ेगा, कौशल बढ़ेगा, और वो सारा होता है हॉरिजॉन्टल। वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। वो होता है क्षितिजीय। इसलिए याद रखना, बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, हालांकि बुद्धि की वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, ऐसा बोल दें तो हम इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि ठोस बुद्धि की वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, तरल बुद्धि की नहीं होती। अलग अलग ठोस तरल आ जाए तो आप समझ लोगे। तभी थोड़ी नासाज है, लेकिन हम आपके लिए साज हैं, तैयार हैं। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, गलत है, क्योंकि बुद्धि की लंबवत वृद्धि तो किशोरावस्था के अंत तक होती है। ये ध्यान रखना, किशोरावस्था के अंत तक होती है। दोनों बातें हमने आपको बताई, ठीक है ना। या फिर जीवन भर जो वृद्धि होती है वो लंबवत नहीं होती, बल्कि क्षितिजीय होती है, ये ध्यान रखना। तो 8वां प्रश्न हो गया। अब है 9th वन। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? तो वापस विषय वस्तु आ गया, मेरे ख्याल से बता सकते हो, बिहेवियरल, फिगुरल, सिमेंटिक एंड सिंबॉलिक। बिहेवियरल, सिमेंटिक, सिंबॉलिक, फिगुरल नहीं दिया, प्रणाली दे दी, सिस्टम। याद है, प्रणाली इसका हिस्सा नहीं है। प्रणाली किसका हिस्सा है? बीएफएसएस। उसके बाद ये विषय वस्तु है, ठीक है ना, CCDEM। और फाइनली प्रोडक्ट्स में था CIRSTU। तो RS जो था, सिस्टम था, वो प्रणाली था। तो प्रणाली किसका हिस्सा है? प्रणाली विषय वस्तु का नहीं है साहब, प्रोडक्ट्स का हिस्सा है, परिणाम उत्पाद का हिस्सा है। ओके। 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की विमा जेपी गिलफोर्ड द्वारा नहीं गई है? तो ये तो बहुत आसान है, ऑपरेशंस है साहब, विषय वस्तु है साहब, उत्पाद है साहब, प्रणाली नहीं है, प्रणाली। तो ऐसे प्रश्न आपको उलझन में ला सकते हैं अगर आपने हमसे साइकोलॉजी पे या ऑफलाइन नहीं पढ़ा होगा। इसलिए मैं ये प्रश्न लेके आया हूं। तो आज मैं इतना ही करूंगा, 10 प्रश्न आपके लिए हैं। उसके बाद रोज मेरा वीडियो आएगा परीक्षा तक, रोज। लेकिन आपसे उम्मीद करूंगा कि आप शेयर करेंगे, सबको बताएंगे, क्योंकि मैं देखता हूं कि साहब क्या बोलूं मैं, ओके है ना, प्लीज। तो इसको करिए, और रोज मैं रीट तक आपको वीडियोस दूंगा। और फर्स्ट ग्रेड के मेरे बच्चे और सेकंड ग्रेड के मेरे, सेकंड ग्रेड में एक टॉपिक हमारा बाकी था, वो 1-2 दिन में मैं डाल दूंगा साइकोलॉजी ऐप पे, और फर्स्ट ग्रेड ऐप पे 1-2 दिन में कुछ क्लासेस हम डालेंगे। आप चिंता नहीं करें, रीट पे फोकस करना, अभी 10-12-15 दिन है, ठीक है ना, तब तक वीडियोस भी हम डाल देंगे। और रीट के बाद तो धुआंधार तरीके से फर्स्ट ग्रेड में लगी जाएंगे, सेकंड ग्रेड में लगी जाएंगे। और जो नए बच्चे हैं उनको फिर मैं बता दूं, साइकोलॉजी अशोक परीख चैनल तो आपके सामने खुला ही है, तब तो आप देख रहे हो, लेकिन साइकोलॉजी वो महत्वपूर्ण टूल है आपके लिए जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए इसको डाउनलोड जरूर कर लें, और हो सकता है बाय कर लें। और रीट के भी कुछ बच्चे जो एकदम नए हैं, आ जाए हैं, वो चाहें कि सर हमको रीट चाहिए साइकोलॉजी पे, है ना, तो आप ले सकते हो। क्योंकि रीट में मेरे ख्याल से बाद में भी चीजें ये काम आएंगी, तो उसके लिए हम एक ऑफर भी दे सकते हैं आपको वहां पे, पर शायद ऑफर नहीं देंगे, बहुत लेट हो गया, कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो जो लेना चाहें वो आ सकते हैं, इसमें ऐप पे आए। और कल मैं दूसरा वीडियो आपको जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत सी बातें आपसे और भी करूंगा। अभी 10 प्रश्न हो गए, कल 11 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। थैंक यू, बाय।